तानिया जैसे स्टेज पर डांस करके वापस आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। सारी औरतें मेरी बेटी को सताइशी नजरों से घूर रही थीं। उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, पर फिर भी काफी औरतें तानिया की तारीफ कर रही थीं कि बहुत काबिल बेटी है। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। मैं हमेशा उसे टोकती थी कि देखो, इज्जतदार लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। पर उस शादी पर तो तानिया ने काफी जिद की थी। तभी आपा ने मुझसे कह दिया था कि अगर बच्ची डांस करना चाहती है तो आप उसे ना रोको। मैं आपा की बात कैसे टाल सकती थी। मजबूरन मुझे भी तानिया को इजाजत देनी ही पड़ी। जैसे ही मैंने उसको इजाजत दी तो वो खुशी से नाचने लगी थी। तानिया को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। जब भी मैं उससे पूछती थी कि बड़ी होकर क्या बनना है, तो उसका एक ही जवाब होता था कि मैं तो डांसर बनूंगी। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से उसे मना कर देती कि शर्म करो, तुम मेरी बेटी हो। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश की है। उस पर वो जिद करने लग जाती। उसकी सारी हरकतें उसकी फुफ्फो पर गई थी। मेरी नंद एक फैशन डिजाइनर थी। वो भी हमारे जमाने में हर शादी पर डांस करती थी। अब जो भी तानिया को देखता था वो यही पूछता था कि उसने कहाँ से ये सब सीखा है। लेकिन मैं किसी को भी ना बताती क्योंकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। फिर आज आपा की बेटी की शादी थी। आपा ने कभी भी तानिया और नाजिश में फर्क नहीं किया था। आपा ने मुझसे सिफारिश की कि अगर तानिया डांस करना चाहती है तो तुम क्यों नहीं करने देती। उसके भी तो अरमान होंगे, आखिर दोनों एक साथ पली बड़ी हैं। लेकिन मैं उनकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा गई और उनसे कहने लगी कि हम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं तो आपकी एक नाचीज मुलाजमा हूँ, जबकि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ। अगर आप मुझे छत ना देती तो कौन मुझे सहारा देता। आपा मेरी बात पर कहती कि ना शुक्री ना किया करो, ये तो तुम्हारी किस्मत है। मैंने तो तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बहन ही माना है। तानिया आपा के बहुत ही करीब थी। मैं उसे जिस बात से मना करती थी तो वो आपा के सामने मेरी शिकायत करती। आपा तो उसे हर चीज की इजाजत दे देती थी। अब जैसे ही नाजिश की शादी के दिन आए तो तानिया ने यही तरीका आजमाया और जिद करने लगी कि इस बार तो मैं डांस करूंगी। मैंने पूरे 2 साल से डांस नहीं किया, लेकिन नाजिश की शादी पर अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो कौन करेगा। नाजिश की तो कोई बहन ही नहीं है, मैं ही तो उसकी बहन हूँ। ऐसी जज्बाती बातें करके वो मेरा दिल पिघलाना चाहती थी, पर मैंने उसे गुस्से से डांट दिया कि देखो, ये इज्जतदार घराना है। सब लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। यहाँ कोई भी डांस नहीं करेगा। पर नाजिश कहने लगी कि मासी, ऐसी बात नहीं है। अगर तानिया डांस करना चाहती है तो मेरी सहेलियों के साथ ये जी भरकर डांस करे, और आप देखना, हमारी मेहंदी का फंक्शन भी अलग होगा। तानिया को कोई भी नहीं देखेगा, आप फिक्र मत करें। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। मैंने फिर भी इजाजत नहीं दी क्योंकि मेरा जमीर नहीं मान रहा था कि मैं ऐसे अपनी बेटी को सबके सामने पेश कर दूं। लेकिन फिर जब आपा ने मुझसे कहा कि देखो फहमीदा, हमारा फंक्शन अलग होगा, तानिया ने डांस करना है, उसका दिल कर रहा है तो करने दो। अभी वो छोटी है, बड़ी होकर समझ जाएगी। तुमने इस पर पाबंदियां लगाई तो ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। मजबूर होकर मैंने तानिया को डांस की इजाजत दे दी। उसके बाद तो तानिया अब रोज ही डांस प्रैक्टिस करने नाजिश के यहाँ चली जाती थी। मेरा नाम फहमीदा है। मेरे शोहर एक कोठी में ड्राइवर का काम करते थे। उस वक्त तानिया 3 साल की थी। जब मेरे शोहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तभी मेरे शोहर के मालिक ने हम लोगों को अपने घर बुला लिया। हम मालिक के घर ही रहते थे। आपा ने मुझे हर तरह की सहूलत दी थी क्योंकि उनका यही मानना था कि तुम्हारे शोहर की हमारी वजह से मौत हुई है, इसलिए हम तुम लोगों का पूरा खर्चा उठाएंगे। यूं तानिया स्कूल पढ़ने लगी थी। आपा ने कभी भी उन दोनों में फर्क नहीं किया था। तानिया जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो उसी कोठी को अपना घर समझने लगी। मैं उसको समझाती थी कि देखो, हम लोग आम से मुलाजिम हैं, तुम अपनी हैसियत ना भूला करो। लेकिन वो रोने लग जाती और आपा से जाकर शिकायत करती। आपा भी मुझे डांट देती थी कि बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करो, बच्चे बहुत ही हसास होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तानिया की ख्वाहिशात बढ़ने लगी। वो हर महीने नए कपड़ों की फरमाइश करती थी। मैं तंग आकर उसे मारती थी, पर वो आपा से शिकायत करती थी। आपा उसे नाजिश के साथ शॉपिंग पर लेकर जाती, जिसकी वजह से वो बिगड़ती जा रही थी। तभी बचपन ही से उसे डांस करने का बहुत शौक था। वो जब भी डांस की बात करती तो मैं उसकी फुप्पो को मलामत करती थी,
ऐसे ही नाजिश की शादी के दिन आ गए तो तानिया ने तो पूरा घर सर पर उठा लिया। ऐसा लगता ही नहीं था कि तानिया किसी आम मुलाजिम की बेटी है। आपा के प्यार ने उसे सर पर चढ़ा दिया था, तभी आपा ने उसे डांस की इजाजत दी थी। उस रोज तानिया ने नाजिश की मेहंदी पर खुलकर डांस किया। सारी औरतें उसे सताइशी नजरों से घूर रही थीं। कुछ औरतें तो मुझे कहने लगी कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अगर इसको यही शौक है तो तुम इसको इसी लाइन पर लगा दो। ये सुनकर तो मैं सुलग उठी थी, मुझे तो उसकी फुफ्फो याद आने लगी। आपा सबको जवाब दे रही थी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तानिया पढ़ाई में बहुत ज्यादा ज़हीन है, पढ़ लिख कर ही ये नाम रोशन करेगी। जैसे ही नाजिश की शादी हो गई तो मैंने तानिया को काफी डांटा और उसे एहसास दिलाया कि देखो अब नाजिश की शादी हो गई है, दिन अब एक से नहीं रहे। पहले तो नाजिश के साथ तुम्हें हर चीज की आजादी थी, पर अब तुम्हें संभल कर कदम उठाने होंगे। अब तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम एक आम मुलाजिम की बेटी हो। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी तो कहने लगी कि अम्मा, मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, तुम मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। जब आपा मुझे नहीं रोकती तो तुम मुझ पर क्यों पाबंदी लगाती हो। उसकी बातें सुनकर तो अब मैंने उसकी शादी की फिक्र करना शुरू कर दी थी। उन्हीं दिनों तानिया का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया, जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तानिया का रिश्ता भी हो सकता है। क्योंकि हम आम मुलाजिम थे, शायद मेरी दुआएं रंग ले आई थी। लेकिन आपा कहने लगी कि इस खातून ने तानिया को नाजिश की मेहंदी वाले दिन ही पसंद किया है। ये सुनकर तो मैं साकित हो गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो खातून तानिया की काफी तारीफें करने लगी। न जाने उन्होंने तानिया को किस नजर से और किस हाल में देखा था, क्योंकि तानिया तो बस डांस ही कर रही थी। और वैसे भी कोई औरत अपने लिए ऐसी बहू क्यों पसंद करेगी, मुझे समझ नहीं आई। पर जैसे तैसे करके तानिया का रिश्ता पक्का हो गया। मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी कि न जाने वो कैसे लोग होंगे, मैं अपनी बेटी को किन लोगों के हाथ सौंप रही हूँ। आपा ने मुझे तसल्ली दी कि देखो मैं पूरी छानबीन करूंगी, तुम फिक्र ना करो। यूं तानिया की शादी भी हो गई और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। अगले रोज जैसे ही तानिया मुकलावे पर आई तो वो काफी सजी संवरी हुई थी। वो पहले दिन की दुल्हन ही लग रही थी। उसके चेहरे की लाली यही जाहिर कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा खुश है। उसके चेहरे पर नजर जाते ही मेरी नजर फिसलकर उसकी गर्दन पर गई, जहाँ पर एक अजीब सा निशान था। जैसे ही मैंने वो निशान देखा तो मेरा दिल तो गोया धड़कना बंद हो गया था। मैंने तानिया का हाथ थामा और संजीदा होकर कहने लगी कि तानिया, ये सब क्या है, ये निशान यहाँ पर कैसे आया। वो मेरी बात सुनकर मुझसे नजरें चुराने लगी और कहने लगी कि अम्मा, ये कैसा सवाल है, मैं क्या बताऊं, तुम कैसा सवाल कर रही हो। मैंने उससे कहा कि देखो, ये निशान देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि तुम्हारे शोहर ने तुम पर जुल्म किया है। पर वो कहने लगी कि अम्मा, ऐसे निशान आते रहते हैं, नई नवेली दुल्हन से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो निशान तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर जुल्म किया हो। मेरा दिल किया मैं आपा से जाकर कहूँ, पर उन्होंने तो तानिया के रिश्ते में इतनी मदद की थी, अगर मैं उनसे ये बात कहती तो वो न जाने मुझसे खफा हो जाती। इसलिए मैंने आपा से कोई बात ना की। मेरी बेटी उस दिन के बाद वापस चली गई, लेकिन एक माह गुजर गया, वो मुझसे मिलने फिर ना आई। मैं फिक्रमंद होकर आपा से कहने लगी, आपा, आखिर तानिया को इतनी भी क्या मसरूफियत हो गई है कि वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं आई। आपा यही कहती थी कि तुम फिक्र ना करो, इसका यही मतलब है कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। आपा की बात सुनकर मैं भी मुतमईन हो गई। जब 2 माह बाद मेरी बेटी फिर से मेरे घर आई, मैंने जैसे ही तानिया की हालत देखी तो करंट खाकर रह गई, क्योंकि अब उसके हाथ में वैसे ही निशान थे जैसे किसी ने उस पर तशद्दुद किया हो। मेरा दिल कांप गया था। मैंने उससे कहा कि बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या वो लोग तुम पर जुल्म करते हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था जब वो फूट फूट कर रोने लगी। उसी लम्हे उसका शोहर आ गया। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो काफी खूबसूरत था और लंबे कद का मालिक था। शोहर के आने पर तानिया खामोश हो गई। जब मैंने अपने दामाद से कहा कि मेरी बेटी के साथ तुम क्या कर रहे हो जो ये इतना रो रही है, मैंने अभी इतना ही कहा था जब तानिया मुझसे कहने लगी कि अम्मा, ऐसी बात नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे शोहर तो मुझ पर जान निछावर करते हैं। हम लोग तो हनीमून पर गए हुए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी।
पर मैंने तानिया से गिला किया कि अगर तुम हनीमून पर गई थी तो तुम मुझे बता ही सकती थी, पर तुमने तो मुझे फोन तक ना किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरा दामाद काफी खुश मिजाजी से बात कर रहा था और अगले ही पल उसने तानिया का हाथ थामा और कहने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए। रात के 9 बज रहे थे। मैंने अपने दामाद से कहा कि रात हो गई है, ऐसा करो तानिया को मेरे पास छोड़ दो, कल मैं इसे खुद ही छोड़ आऊंगी। जब वो कहने लगा कि नहीं आंटी, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, बहू को जल्दी वापस जाना पड़ता है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि आखिर ऐसी क्या बात है। तानिया भी कहने लगी कि हाँ, मुझे अपने शोहर के साथ ही जाना है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। यूं वो दोनों वापस चले गए। आपा भी मुझसे तानिया का शिकवा करने लगी कि वो मुझसे भी मिलने नहीं आई। मुझे तो आपा की बात सुनकर धचका लगा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तानिया आपा से मिले बगैर ही चली जाएगी। वो तो मुझसे ज्यादा आपा के साथ अटैच थी, पर न जाने उसने ऐसा क्यों किया था। अब मुझे यही लग रहा था कि शायद दामाद ने उसे मना किया था, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। यूं मेरी बेटी को आए हुए मजीद 1 महीना गुजर गया था। अब तो आपा भी परेशानी के आलम में ये कहने लगी कि ना जाने मैंने गलत ना कर दिया हो। तानिया खुश तो है। आपा की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि आपा ने तो ये रिश्ता करवाया था। वो तो खुद लड़के वालों के घर गई थी। मैंने आपा से कहा कि लड़के वालों का घर कैसा था। जब वो कहने लगी कि उनका घर काफी सादा सा था, लग ही नहीं रहा था कि इतने अमीर कबीर लोग इस घर में रहते हैं। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। आपा कहने लगी कि ये लोग काफी अमीर हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हम लोग रोज बरोज उनके घर चले जाएं। तभी मैंने आपा से कहकर नाजिश को उसके घर भिजवा दिया। कुछ देर बाद नाजिश हमारे घर आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तानिया कैसी थी? वो ठीक तो थी। जब नाजिश ने आकर बताया कि उसके घर में तो कोई और ही फैमिली रह रही है, वो घर तो 6 महीने पहले ही किसी ने किराए पर लिया था। ये सुनकर तो हम सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी बेटी तानिया की और भी फिक्र सताने लगी। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। ना जाने मेरी बेटी किस हाल में थी, मुझे कोई खबर नहीं थी। मैं दिन रात उसकी यादों में आंसू बहाती थी। आपा मुझे दिलासा देती थी और यही कहती थी कि मेरी ही गलती है, मेरी छानबीन में कोई कमी रह गई थी। 5 माह बाद रात के 3 बजे कोठी का दरवाजा बजा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां तानिया काफी बुरी हालत में मेरे सामने खड़ी थी। उसके सर पर अजीब सा नील था, जबकि उसका होंठ भी फटा हुआ था। उसको ऐसी हालत में देखकर मैंने तड़प कर उसे गले लगाया। तानिया फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपा को बताना मुनासिब ना समझा और तानिया को अपने क्वार्टर में ले आई। उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब तानिया कहने लगी कि अम्मा, मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो उससे वजह पूछी कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। जब वो कहने लगी कि मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, तभी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उसकी बात पर मैं तानिया को कोसने लगी कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की है। तुम जानती हो ना कि शोहर तो मजाजी खुदा होता है, तुम्हें उसकी हर बात माननी चाहिए थी। तानिया खामोश हो गई, फिर कुछ सोचकर कहने लगी कि ठीक है कि मैं अब से उनकी हर बात मानूंगी। अगर आप यही कहती हैं तो यही सही। उसने दोबारा अपना सामान लिया और उसी हालत में वापस जाने लगी। पर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं पहले उसे छोटे से क्लिनिक में लेकर गई। उसकी मरहम पट्टी करवाकर उसे मैं उस हवेली के सामने लाई। तानिया ने यही घर बताया था, जबकि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये हवेली नुमा घर आबादी से कोसों दूर था। मैं हवेली के अंदर जाना चाहती थी। जब तानिया से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे सास ससुर से मिल लेती हूँ, तानिया का रंग उड़ गया। वो झट से बोली कि नहीं अम्मा, अम्मा खुदा के लिए ऐसा मत करना। खबरदार, जो आप अंदर आई, मेरे शोहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई गैर उनके घर में आए। ये सुनकर तो मैं साकित हो गई थी। मेरी बेटी अंदर चली गई। मैं वैसे ही रिक्शे में बैठकर वापस आ गई। अगली सुबह मैंने आपा को सारी बात तफसील से बताई। आपा कहने लगी कि देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तानिया किसी मुसीबत में है। तुम जाओ और हवेली के अंदर जाकर देखो कि वो लोग कैसे हैं।
उनकी बात सुनकर मैं फौरन ही तान्या के ससुराल चली गई। मैंने जैसे ही शाम के वक्त हवेली की तरफ देखा तो वो हवेली काफी सजी हुई थी। अजीब लोग अंदर आ जा रहे थे, लेकिन हैरत की इंतहा ना रही क्योंकि वो सब मर्द थे, कोई औरत नहीं थी। जब अचानक ही किसी ने पीछे से मुझे पुकारा। मैंने जैसे ही देखा तो वहां तानिया खड़ी मुझे देखकर बुखलाकर कहने लगी कि अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा था ना कि कभी मत आना। मैंने तानिया की तरफ निगाह दौड़ाई तो उसको इस हुलिये में देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। तानिया ने लहंगा पहना हुआ था। वो काफी तैयार थी, काफी खूबसूरत लग रही थी, बाल भी खुले हुए थे, जबकि उसके पैरों में घुंघरू देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। तानिया को कहने लगी, कहाँ जा रही हो तुम, और इस हालत में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी कि मेरी बात छोड़ो अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि इस घर में बिल्कुल भी मत आना, क्यों मेरे लिए मुश्किल बढ़ा रही हो? जाओ, वापस चली जाओ। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी कि नहीं, आज तो मैं तुम्हारे ससुराल जाकर ही रहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे लोग हैं वो, और मैंने तुम्हें ऐसे घर में भेजकर गलती तो नहीं कर दी। जब वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि अम्मा, मेरे लिए मुश्किल मत बढ़ाओ, अगर तुम अंदर गई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? मुझे तानिया की बात सुनकर उस पर काफी तरस आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी मजबूर हो जाएगी। मैं उससे कहने लगी कि ठीक है, तुम रो मत, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि तुम ऐसी हालत में क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जब वो मुझसे नजरें चुराने लगी, फिर संभल कर कहने लगी कि अम्मा, एक शादी है, उसी शादी पर जा रहे थे। मैंने उन मर्दों को देखा जो बारी बारी हवेली के अंदर जा रहे थे। कहने लगी कि मेरे ससुर जमीनों का काम करते हैं, तभी ये लोग अपनी जमीनों के मसाइल लेकर मेरे ससुर के पास आते जाते हैं, और तो कोई बात नहीं है। अम्मा, मेरी बात का यकीन करो और वापस चली जाओ। उसकी बात मानकर मैं काफी मजबूर होकर वापस आ गई थी। आपा मुझसे सवाल करने लगी, पर मैं आपा को क्या ही बताती। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि वो लोग घर पर नहीं थे, मैं फिर कभी वहां चली जाऊंगी। अब मुझे आपा रोज ही कहती थी कि जाओ, जाकर देखो तुम्हारी बेटी मुसीबत में ना हो। अब मैं उन्हें क्या ही बताती कि मेरी बेटी तो मुझे वहां जाने ही नहीं देती। एक रोज आपा बोली कि तुम भेष बदलकर वहां चली जाओ। उनका प्लान मुझे काफी अच्छा लगा। तभी बुर्का पहनकर एक रोज मैं उस हवेली चली गई। मैं जैसे ही हवेली के अंदर गई तो अजीब तरह का माहौल था। हर लड़की ने उसी तरह का लहंगा पहना और जबकि काफी तैयार हुई हुई थी, जबकि मर्दों का आना जाना तो पहले जैसा ही था। मैं अपनी बेटी को तलाश कर रही थी जब अचानक ही मेरी नजर एक कमरे में गई। मैंने जैसे ही सामने का मंजर देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वहां मेरा दामाद मेरी बेटी पर थप्पड़ बरसा रहा था। उससे गाली गलौज देकर कह रहा था कि अगर तुमने ऐसा काम ना किया तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पहले तो तुम फिर भी आ गई थी, लेकिन अब की बार तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, इसलिए जो कहता हूँ वही करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। बड़ा डांस करती थी ना, बड़ा नाचती थी ना, अब जब तुम्हें नाचने का कहा जा रहा है तो क्यों नहीं नाचती? उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा सांस रुक गया कि मैं ये क्या देख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी बेटी की हालत काफी खराब थी। वो हिचकियां लेकर रो रही थी और अपने शोहर से कह रही थी कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं इन मर्दों के सामने नहीं नाच सकती। जबकि उसका शोहर शैतानी कहके के साथ उसके बाल दबोचकर कहने लगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। देखो, हमारे खानदान की यही रीत है। तुम्हें यहाँ बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि एक नाचने वाली की हैसियत से लाया गया है। तुम तो बस नाम की मेरी बीवी हो। देखो, मेरी तीनों बीवियों को मेरा दिल कितना खुश करती हैं। जब वो ऐसे मेरी झोली में आकर पैसे रखती हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। पर आज तक तुमने कभी मुझे खुश नहीं किया। अगर आज की रात तुमने मुझे वो सारे पैसे ना दिए तो फिर तुम पर वही जुल्म होगा जो मैं रोज तुम पर करता हूँ। अपने दामाद की बातें सुनकर तो मेरा वजूद सुन्न हो गया था। मुझे अपनी बेटी पर काफी तरस आ रहा था। बेटी ने घुंघरू पहने थे। मैं जान गई थी कि ये किस काम के लिए पहने हैं। मैंने फौरन ही वहां से जाने में ही भलाई समझी, पर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। कुछ ही देर बाद जैसे ही मेरी नजर नीचे वाले हाल में गई तो वहां एक औरत तख्त पर बैठी थी। मैं जान गई थी कि ये तो सास थी। यही तो वो औरत थी जिसने मेरी बेटी का हाथ मांगा था।
میں دل سے اسے لعنت بھیجنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 3-4 عورتیں اس عورت کے سامنے رقص کرنے لگی تھیں۔ اس کے پاس مردوں کی محفل لگی ہوئی تھی، جبکہ میری بیٹی کمرے میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ باہر نکلے یا نہیں۔ میں جان گئی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے سامنے جا کر اسے روک لیا تو سب کو شک ہو جائے گا، پھر میری بیٹی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اسی ڈر سے میں ایک ہی جگہ جم کر بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت جو تخت پر بیٹھی تھی، اس نے میرے داماد کو چیخ کر کہا کہ اسے لے کر آؤ، اگر وہ آج نہ آئی تو پھر میں تمہیں بھی اس حویلی سے نکال دوں گی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی تھی، پھر اس کا بیٹا کیسے نہ جاتا۔ وہ فوراً ہی پھر سے میری بیٹی کے پاس اس کے کمرے میں گیا تھا۔ میری بیٹی کے گال پر اس نے 3-4 رکھ کر لگائی تھی، پر یہاں تو میری روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے داماد کو روک سکتی یا میں اس بے حس انسان کو اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے پر باتیں سنا سکتی۔ میری بیٹی مجبور ہو کر نیچے جا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اسے بچپن سے اسی کام سے منع کرتی تھی، پر وہ اس کی نادانیاں تھیں، وہ اس کے شوق تھے۔ یہی سوچ کر میں بھی ٹال دیتی تھی۔ آپا بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ بچی ہے، سمجھ جائے گی، 3-4 دن ڈانس کرے گی، پھر خود ہی تھک جائے گی۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ اس کا یہ بچپنا اور اس کا یہ بچپن والا شوق اسے ایسے دلدل میں پھنسا دے گا کہ اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری بیٹی وہاں ناچ رہی تھی، جبکہ وہ جب بھی رکتی تھی تو اس کا شوہر اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ اسے ختم کر دے گا۔ مجبور ہو کر میری بیٹی پھر سے شروع ہو جاتی تھی، جبکہ وہ عورت پان کھا کر اس محفل کا مزہ لوٹ رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے مرد پیسے لٹا رہے تھے۔ داماد یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جب بھی میں پیچھے کو ہو گئی تھی، 3-4 عورتوں کے ساتھ مل کر میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میری بیٹی نے وہ پیسے سمیٹے اور اپنے روم میں چلی گئی، جب اچانک سے میری نظر ایک ملازمہ پر گئی تھی جس نے ٹرے میں گرم گرم دودھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے کافی بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ میں نے اس پر یقین کر کے اسے ساری بات بتا دی، جبکہ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی، یہ دودھ میں تمہارے داماد کو ہی پلانے لگی تھی، وہ روز رات کو یہ دودھ پیتا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، اس میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں، پھر تم آسانی سے اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکال سکو گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر کچھ دیر بعد مجھے اشارہ کر کے اندر بلانے لگی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اماں میں کہاں پھنس گئی، میں تمہیں تو یہ سب بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کس جہنم میں پھنسی ہوئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آج میں جان گئی ہوں کہ جب تم کہتی تھی کہ ایسی حرکتیں مت کرو تو میں تمہارے آگے ضد کرتی تھی۔ میں نے تمہارا کہنا کبھی نہیں مانا تھا اور آج میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کاش میں رک جاتی اور اس مہندی پر ڈانس نہ کرتی۔ میں نے ایک نظر اس بے حس انسان کو دیکھا جو بستر پر سو رہا تھا۔ میں تڑپ پر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے پکارنے لگی کہ تانیہ، میں جان گئی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا، اب میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی۔ تانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ لپک کر میرے سینے سے آ کر لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت بہت کم ہے۔ فوراً اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ضروری سامان لیا اور اسے حویلی سے لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ آپا نے جیسے ہی مجھے تانیہ کے ساتھ دیکھا اور تانیہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے آپا کو ساری بات بتائی، وہ بھی رونے لگی تھی۔ تانیہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ 3-4 دن تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی بستر پر پڑی رہی تھی۔ اس کا کافی علاج کروایا تھا آپا نے ان لوگوں کا پتہ بھی لگوا لیا تھا، اس عورت کو بھی گرفتار کروا دیا تھا۔ اس عورت نے یہی بیان دیا تھا کہ میں یہ دھندا کرتی ہوں، میرا سارا خاندان اسی دھندے پر چل رہا ہے۔ تبھی میں محفلوں میں جا کر لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، جس لڑکی کو میں پسند کروں اسے ایسے ہی بہلا پھسلا کر نقلی شادی کروا کر میں اپنی حویلی لے آتی ہوں۔ پھر وہ اس حویلی سے کہیں نہیں بھاگتی کیونکہ اسے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ میرا دل اس بار تانیہ پر آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اسٹیج پر ڈانس کرتے دیکھا تھا تو جان لیا تھا کہ یہ لڑکی میری محفل کو کافی رنگین بنا دے گی اور اس طرح میرا کام بہت عروج پر چلا جائے گا۔ تبھی میں نے اپنے بیٹے کو اس بار پھنسایا تھا اور اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں اس کام سے نکال دوں گی۔ میرا بیٹا بھی مجبور ہو گیا تھا۔
तभी उसने मेरा साथ दिया था, पर अब वो औरत उसी जेल में चक्की पीसने लगी थी। मेरी बेटी अभी भी उस जुल्म से बाहर नहीं निकली थी। उसकी रातों की नींद खराब हो गई थी। वो नींद में भी चीख कर उठ बैठती थी और यही कहती थी कि अम्मा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देंगे। उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे, जबकि आपा मुझसे माफ़ी मांगती थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी। मैं हमेशा यही बात करती थी कि नाज़िश और तानिया में कोई फ़र्क नहीं है, पर ना चाहते हुए भी मैंने ऐसा कर दिखाया। मेरी ही गलती है कि मैंने ही जांच पड़ताल नहीं की। न जाने मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैंने आपा को चुप करवाया कि ऐसा मत कहें। आपने आज तक कभी भी मेरी बेटी को मुलाजिम की बेटी समझा ही नहीं, बल्कि उसे तो नाजिश से ज्यादा प्यार दिया था। वो कहने लगी कि देखना, मैं तुम्हारी बेटी की शादी एक बहुत अच्छी जगह करूंगी। पर आपा जो भी रिश्ता बुलाती थी, वो तान्या को पसंद तो कर जाते थे, पर जैसे ही उन्हें पता चलता था कि तान्या के साथ क्या हुआ है, तो इस बिना पर वो जवाब ही नहीं देते थे। इस तरह तानिया ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। वो अब चिल्लाने लगी थी। वो ही बेटी जो कभी पूरे घर में चहक कर घर वालों के मूड को ताज़ा कर देती थी, अब उसी की चीखों से हमारे दिल बैठ गए थे। मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं रोज़ रोज़ मरती थी। अब जब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखती थी, आपा मुझे तसल्ली देती थी। अब तो नाजिश भी तानिया के साथ रहने के लिए 1 महीने के लिए मेके आ गई थी, पर तानिया में अभी भी फ़र्क नहीं आया था। तानिया ने इनकार कर दिया था कि अब वो कभी भी शादी नहीं करेगी। जब एक रोज़ आपा मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने फैसला कर लिया है, ये फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। आपा की बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। उनसे कहने लगी कि आखिर किसकी बात कर रही हैं। जब वो कहने लगी कि मैंने फरहान को वापस बुला लिया है, उनकी बात सुनकर तो मुझे फरहान का ख्याल आया। आपा की 2 औलादें थीं, एक तो नाजिश थी, जबकि बड़ा बेटा फरहान था, जो बाहर के मुल्क होता था। वो बाहर तालीम हासिल करने गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। उसने बाहर शादी कर ली थी और आपा ने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया था। वो हर बार आपा से बात करने की कोशिश करता था कि मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि उसकी बाहर वाली बीवी मर गई थी, उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन आपा ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था। फरहान का जिक्र सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। आपा कहने लगी कि मैंने उसको वापस बुलवा लिया है। मैं काफ़ी खुश हुई थी कि ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपा कहने लगी कि मैंने उसके आगे शर्त रखी है। उनकी बात सुनकर तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि आखिर आपा ने कौन सी शर्त रखी है। जब आपा कहने लगी कि कुछ दिन बाद फरहान जैसे ही वापस आएगा तो तुम भी जान जाओगी। उस दिन जैसे ही फरहान ने आना था, तो आपा ने घर को बहुत अच्छा सजाया था। मैं समझ ना सकी कि आपा तो इतनी खफा थी, वो एकदम से कैसे राजी हो गई थी फरहान से। फरहान जैसे ही आया तो आपा ने उसे गले लगा लिया। फरहान की आंखें भी खुशी से चमक उठी थीं। फरहान ने मुझे भी अपने गले से लगाया। मुझे भी वो मासी बुलाता था। मैंने बचपन से उसे काफी प्यार किया था, क्योंकि मेरा बेटा जो नहीं था, मैं उसे अपना बेटा ही मानती थी। जब आपा ने हम सबको बैठक में बुलाया और फिर मुखातिब हुई कि फरहान, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, पर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना। फरहान ने एक नजर तान्या की तरफ देखा था और फिर ठंडी आह भरते हुए कहने लगा कि हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। यूं वो वहां से चला गया। जब आपा ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी कि अब वक्त आ गया है, मैं अपनी गलती सुधारूंगी और मैं फरहान की शादी अपनी बेटी तानिया से करूंगी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आपा मेरी बेटी को अपनी बेटी बना रही थी। मैंने जैसे ही ये सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, जबकि तानिया तो भागकर अपने रूम में चली गई थी। आपा कहने लगी कि बच्ची शर्मा रही होगी, लेकिन तुम अपना फैसला सुनाओ। मैं तो कुछ भी ना कह सकी। नाजिश कहने लगी कि मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तानिया मेरी भाभी बन जाए, और आखिरकार मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। पर मैंने आपा से कहा कि अगर फरहान दिल से राजी है तो तभी मैं राजी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस पर किसी किस्म का दबाव हो। आपा कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, उसे मेरी माफी हर हाल में चाहिए। वो हर हाल में तुम्हारे पास आना चाहता था, तभी मैंने उसके आगे शर्त रखी थी। उसे भी ये शर्त मंजूर है। यूं मैंने भी आपा को हाँ कर दी थी, और इस तरह तानिया का सादगी से फरहान के साथ निकाह हो गया था। वो भी खुश हो गई थी, क्योंकि वो बचपन से फरहान को बहुत पसंद करती थी। पर जैसे ही फरहान ने बाहर जाकर शादी की थी तो उसका दिल टूट गया था।
پر اب اس کو اس کا پیار واپس مل گیا تھا۔ اس نے اپنے سارے غم بھلا دیے تھے۔